सामाजिक उत्थान एवं राष्ट्रीय आपदाओं जैसे बाढ़, सुखाड़ और भूकंप में लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का कार्य करता रहा है। युवतियों के कौशल विकास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु चेंबर की ओर से वर्ष 2014 से लगातार सिलाई, कटाई, ब्यूटिशियन एवं कंप्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चेंबर की ओर से लोगों के स्वास्थ्य एवं फिटनेस को बनाए रखने के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर भी चलाया जा रहा है। चेंबर को व्यापार एवं उद्योग के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार ने सन 2002 में 75वें वर्ष के अवसर पर पोस्टेज स्टाम्प भी जारी किया है। हमें ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2026 में चेंबर अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। महोदय, बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की शीर्ष संस्था है जो सरकार एवं व्यवसायियों के बीच सेतु का काम करती है। जब भी आयकर विभाग व्यवसायियों को कोई सूचना, संवाद, जानकारी अथवा स्कीम देना चाहता है, चेंबर उसमें अहम भूमिका निभाता रहा है, चाहे वह एमनेस्टी स्कीम हो या बीडीआई स्कीम। इन सभी स्कीमों को सफल बनाने में चेंबर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा आगे भी देता रहेगा। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बिहार झारखंड का आयकर विभाग श्री जयंत मिश्रा साहब जैसे योग्य एवं कर्मठ अधिकारी के कुशल नेतृत्व में न केवल राजस्व संग्रह में अग्रणी होगा बल्कि करदाताओं की सुविधाओं में भी अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ोतरी होगी तथा राज्य के करदाताओं को और सुविधाएं एवं सम्मान दिलवाने का प्रयास करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जयंत मिश्र साहब के संबोधन से राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी काफी लाभान्वित होंगे तथा उनका ज्ञानवर्धन होगा। अंत में मैं आज के कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बातें समाप्त करता हूँ तथा चेंबर के पूर्व अध्यक्ष श्री बी.के. अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूँ कि आज के इस अवसर पर अपना उद्गार बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल अपने अपने पदाधिकारियों के साथ मौजूद है। जो लोग यहाँ बहुत लोग मौजूद होंगे, हमेशा हम लोग का एक सिस्टम था, इनकम टैक्स के जो पदाधिकारी यहाँ आते थे, हम लोग के साथ में एक मीटिंग होती थी और हम लोग सम्मान भी करते थे उनका और देने का भी यहाँ चलता है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने एक ये इतनी बड़ी ये जो मैं कहूँगा कि एक सभा, एक महफिल लाई है जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से विचार साझा कर सकते हैं। और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे मित्र सैयद नासिर अली एवं अन्य विभागीय अधिकारी हमारे साथ हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आपने मुझे ही लेकिन विभाग के तमाम उच्च अधिकारियों को बुलाया, सम्मानित किया शुभेच्छों से, शब्दों से। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है और उससे बढ़कर ये कि आपने एक मौका दिया आमने सामने का एक संवाद का, तो उसके लिए मैं बहुत ही बीसीसीआई का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो आपकी भावना है, जिस कार्य के लिए बीसीसीआई की स्थापना हुई, मुझे लगता है अभी मैंने एक कैंपस का एक छोटा सा राउंड भी लिया तो मुझे महसूस हुआ कि कितना अच्छा काम यहाँ हो रहा है। और हम लोग मैं रहा हूँ दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी, यूपी, एमपी तमाम जगह में पोस्टेड रहा हूँ, पर इतना अच्छा काम होते मैंने नहीं देखा। लेकिन दुख की बात यह है कि ये इतना अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर और इसको कोई प्रचार प्रसार नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। मेरे ख्याल है शायद स्थानीय बिहार स्तर पर तो होगा, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सम्मान मिलना चाहिए इस संस्था को, वो शायद जो उसका हक बनता है वो अभी इनके हिस्से नहीं आ पाया है। तो मेरा एक तो प्रयास ये रहेगा कि ये जो कार्य आप लोग कर रहे हैं
उसका सम्मान मिले। और कुछ हद तक तो देखिए दिया भी गया है। ये बीसीसीआई पहली संस्था रही जिसके लिए एक कमेमोरेटिव डाक टिकट जारी किया गया। और अभी मैं देख रहा था कि तमाम यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ चुके हैं और लगभग सभी। और कार्य जो हो रहे हैं यहाँ पे मैंने देखा कि जो कार्य सरकार के साथ संवाद के हैं, सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद का है, जो उद्यमी है व्यवसायी है उनके लिए एक अच्छा एक माहौल तैयार करने का वो तो हो ही रहा है। परंतु साथ में मैंने ये भी देखा कि जो कुछ व्यवसायिक कार्यों के लिए जो शिक्षण दिया जा रहा है, जैसे फिजियोथेरेपी का इलाज भी हो रहा है और शिक्षा भी दी जा रही है, सिलाई का, ब्यूटिशियन का, कंप्यूटर का। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बीसीसीआई केवल एक संवाद की संस्था न होकर एक कार्रवाई की, एक एक्शन की संस्था है और तमाम यहाँ एक्शन हो रहा है और सारे बिहार भर के उद्यमियों को, व्यवसायियों को, व्यापारियों को जोड़ के रखा है। तो इसके लिए मैं संस्था के जो पदाधिकारी हैं, पटवारी जी, अग्रवाल साहब, सराफ साहब, जितने भी हमारे चौरसिया जी हैं, पांडे जी हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और अभी मैं कुछ जो आप लोगों ने पॉइंट ये किए अंत में आपने बताया और साथ में एक ये पेटिशन भी दी है, तो इसका तो मैं गहन अध्ययन करूंगा और निश्चित मैं आपको दिलासा देता हूँ कि इस पे अवश्य कार्रवाई होगी। और जो आपने जैसे बताया कि जैसे आपने बताया कि रेक्टिफिकेशन की पेटिशन पेंडिंग है और अपील इफेक्ट की, तो जो सारे अधिकारी हैं उन सबको इस विषय में मीटिंगें हम पहले ही कर रहे हैं और उस मीटिंगों के दौरान पता चला, क्योंकि अब कंप्यूटर्स का काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है सिस्टम्स का, तो कई बार ऐसा है कि अधिकारी कुछ चाह कर भी नहीं कर पाते क्योंकि वो क्रेडिट बैकएंड से नहीं आता है और बैकएंड से क्रेडिट नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो उस क्रेडिट को आपको दे नहीं पा रहे हैं या कोई और टेक्निकल ग्लिच है। क्योंकि आप ये देखिए कि कितने लाखों करोड़ों रिफंड है, आप लोग के बीच में भी कुछ ऐसी जरूर ऐसे उदाहरण होंगे कि इधर रिटर्न फाइल हुआ, उसकी प्रोसेसिंग हुई और महीने भर के अंदर, 2 महीने के अंदर, कभी 15 दिन, और किसी ने तो ये बताया कि अगले दिन ही रिफंड भी आ गया, प्रोसेसिंग में हो गया, रिफंड भी आ गया। तो ये निश्चित रूप से, और जैसा कि हमारे साथियों ने अभी जिक्र भी किया, तो पहले तो सुबह उठते ही नहा धो के नाश्ता करके और विभाग में पहुंच गए और लंच करना भी मुश्किल था। उसके मुकाबले आप आराम से अपने कार्यालय में बैठ के काम कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि हमेशा बाहर जाना पड़ेगा, या उसकी भी आवश्यकता नहीं है, एक अच्छा सा बढ़िया सा ईमेल लिखें तो उससे भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन जहाँ पर कम है, पहले लगभग हर केस में ऐसा होता था, अब बहुत ही चुनिंदा केस में, वो भी उच्च अधिकारियों के अप्रूवल के बाद ही ऐसा होता है कि किसी को बुलाया जाए और विशेष कारण होते हैं तब, तो उसमें जरूर अपना सहयोग करें। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि किसी रेक्टिफिकेशन के लिए या अपील इफेक्ट के लिए या कोई डिमांड अभी भी रजिस्टर में चढ़ी हुई है, तो उसके लिए विभाग में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप विभाग के पोर्टल में आप उसको लिखें और फिर उसका रिमाइंडर भी दें, उसमें लिख दें कि दूसरा रिमाइंडर या तीसरा रिमाइंडर दें। जो डिमांड जो पे हो गई और डिपार्टमेंट के रजिस्टर पे है, मूल रूप से इसके पीछे कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम का ही कुछ एरर है, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब पहली बार आपने किया, पेमेंट किसी वर्ष का है, कुछ असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर के कंफ्यूजन में कोई और वर्ष लिख दिया और फिर वो कभी वो दिक्कत बनी रहती है। अभी देखिए नया डायरेक्ट टैक्स कोड देखा जा रहा है, तो उसके बारे में तो मैं कुछ ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा कि क्या क्या चर्चाएं चल रही है। हमारे वित्त मंत्री और तमाम एक टीम है और हमारे चेयरमैन श्री रवि अग्रवाल साहब, वो सब इसके कार्य में लगे हुए हैं। तो एक चीज जो उसमें जरूर मैं बता सकता हूँ कि ये जो असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर का जो कंफ्यूजन होता है, उसमें जहां तक मुझे उम्मीद है इसको हटा दिया जाएगा, तो केवल फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट रह जाएगा। क्योंकि पहले वो दिवाली ईयर और कई तरह के साल होते थे, तब ये असेसमेंट ईयर की बात भी थी। अभी तो सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, उससे कभी कोई साल लिख जाता है। तो अगर कोई साल गलत लिख गया या किस निश्चित का पेमेंट है वो कोड गलत लिख गया या पैन में कोई गलती हो गई, तो इसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि ये गलती हुई और फिर वो अटक गई और उसके बाद उसका सुधार भी किया गया, परंतु सिस्टम उसको नहीं दिखा रहा है।
तो इस पे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों को इसके विषय में एक ये कहा जाए कि सेंसिटाइज किया गया है कि इस तरह के जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। एक आपने जो लो रेट पे या नील रेट रिडक्शन की बात कही, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी एक सलाह है और मुझे लगता है कि वैसे भी विभाग को इस पे कार्य करना चाहिए, लेकिन आप लोग बता रहे हैं 15 साल पहले हुआ, तो आप निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि हमारा करदाता है बिहार का और उसने काम कहीं और किया, कलकत्ता में किया या दिल्ली में किया या यूपी में किया, तो वहां पे जो काम हुआ उसका टीडीएस कट के क्रेडिट तो उस दूसरे राज्य में चला गया, और यहाँ पे जब आया अगर 100 रुपए किए या 1 करोड़ का काम किया, टैक्स कटा और उसमें से अगर टैक्स देना जो बनता है वो 90 लाख ही बनता है, तो यहाँ पे कोई टैक्स आने के बजाय 10 लाख का वो रिफंड जाएगा, क्योंकि ओवरऑल यहाँ के बजट को प्रभावित करेगा विपरीत तरह से, और कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इनकम टैक्स का जो भुगतान हम करते हैं, हमारे साथी जो करते हैं, उसका 85% उसी स्टेट को, 85% उसी स्टेट को जाता है। तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक जरिया है कि कनेक्ट करके और स्टेट गवर्नमेंट के विकास के लिए जब ये फंड्स का डिवोल्यूशन होता है तो उसमें इनकम टैक्स का 85% चला जाता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से न केवल ये बिहार झारखंड चार्ज की एक नुकसान है, हमारे स्टैटिस्टिक्स खराब होती है, बल्कि हमारे पूरे राज्य का एक नुकसान है, क्योंकि वो क्रेडिट यहाँ नहीं मिल पाती, टैक्स कहीं और पेमेंट हुआ, करदाता यहाँ का है और बजाय उस टैक्स की क्रेडिट मिलने के वो कहीं और गई और यहाँ से तो उल्टे रिफंड किया। टैक्सेशन बार एसोसिएशन और बिगबा कॉमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग हो जाए, जिसमें कि इस बात को आगे रखा जाए कि किस प्रकार आप एक सही तरह से एप्लीकेशन दें और उसको एक थोड़ा लिबरल ढंग से उस पर विचार करते हुए लो डिडक्शन या जीरो डिडक्शन पर वो केस टू केस देखना पड़ेगा कि किस टैक्स पेयर की किस तरह की अकाउंट्स है और किस तरह की इनकम है और दूसरी क्या इनकम है और दूसरे क्या टैक्सेस पेड है। तो हर एसएससी को करदाता का अलग अलग विचार करना पड़ेगा। मैं तो इस आपके सुझाव से निश्चित रूप से बहुत ही सिर्फ बॉर्डर लाइन केस है, ऐसा नहीं है किसी टैक्स की चोरी की गई है, तो वहां पर बेमतलब के हाई पिच एडिशन करने से बचे। डिपार्टमेंट ने एक हाई पिच कमेटी भी बनाई है कि जहां लगता है कि बहुत ज्यादा बेमतलब के एडिशन कर दी गया है तो वहां उस कमेटी के सामने भी मामले को रखा जा सकता है, जहां पे कि ये निर्देश दिया जा सकता है कि इसको तुरंत अपील का निस्तारण हो और साथ में डिमांड को भी स्टे कर दिया जाए। तो तमाम तरह से जो है इसको समस्या को देखा जा रहा है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि एक बड़ी समस्या है, क्योंकि एक फाइनलिटी होनी चाहिए, एक निश्चितता होनी चाहिए कि हाँ इस वर्ष में इतना टैक्स था, मैंने इतना दिया था, इतना और मांगा गया, अभी के बाद इतना डिसाइड हुआ, इतना हमने दिया और ये मामला समाप्त हुआ। इससे आगे हमारा व्यवसायी जो है, हमारा उद्यमी जो है वो अपने काम को कर सके, राष्ट्र निर्माण के कार्य को कर सके और आगे के टैक्सों का भुगतान कर सके। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि जितने हमारे आप सब उद्यमी है, जितने व्यवसायी है, ये सारे जो है राष्ट्र निर्माता है। आप न केवल अपने टैक्स से, चाहे वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स या एसटीटी हो, कोई भी टैक्स हो, उसके द्वारा बल्कि जो आप जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, तमाम बहुत तरह की सरकार की स्कीमों को आगे लागू कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा दायित्व तो आप पर है और उसका निर्वाह भी कर रहे हैं। उस सब के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारे विभाग के हर अधिकारी को, हर कर्मचारी को यही मान के चलना है कि हम राष्ट्र निर्माताओं के साथ हमारी ये जो बातचीत है, संवाद है, जो कार्य हो रहा है और उस भावना से, उस हृदयता से कार्य करना चाहिए। आगे कुछ आपने सीपीसी के इश्यूज के बारे में बताया है और डिफेक्टिव रिटर्न्स के बारे में भी है बात, लेकिन वही है कि आपके जो ये समस्याएं हैं इनको आगे भेजा जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो आईटीबी हम लोग का सिस्टम है, उसके आगे एक आईटीबी 2.0 तो लाया जा रहा है। मेरे ख्याल में कुछ उसमें समय लगेगा, शायद कई महीने लग जाएंगे, पर कार्य उसमें चल रहा है और
जिस तरह से आप देख रहे हैं कार्ड होता है, निश्चित रूप से उसमें काफी सुधार होगा, तेजी आएगी और जो कुछ चीजें अटक जाती है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि 99% चीजें बिल्कुल स्मूथ ढंग से हो जाती है। जैसे आपको बताया कि 15 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर रिफंड तक आ जाते हैं, प्रोसेसिंग हो जाती है। लेकिन जो कुछ 1%, आधे % केस में कुछ अड़चन आती है तो फिर उसको मुश्किल होती है। और मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि हमारे अधिकारी शांत बैठे रहते हैं, ये प्रयास करते रहते हैं, कई बार लिखते हैं, कई बार ये लोग टिकट रेज करते हैं सिस्टम पे, और फिर कई बार के प्रयास के बाद वो लॉन्च हो पाता है। तो ये एक अड़चन है कि सिस्टम के होने से, लेकिन आप याद करें जो पुराने दिन थे उसके मुकाबले निश्चित रूप से मेरा ख्याल है हर आपकी जितनी संस्थाएं और बीसीसीआई के जितने सदस्य निश्चित रूप से मानेंगे कि आयकर विभाग में खासतौर पर बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, काम में बहुत ज्यादा तेजी हुई है। और हम लोग का तो मोटो ही यही है कि फेयर और फ्रेंडली अप्रोच है। तो यही मैसेज मैं देता हूं अपने सारे साथियों को कि वी शुड बी फेयर, वी शुड बी फ्रेंडली, वी शुड बी फास्ट। जो काम करें तेजी से करें, फेयर ढंग से करें और एक मित्रतापूर्ण रवैये से करें। अब ये कम ही होते जा रहे हैं इसकी जरूरत, लेकिन मेरा ख्याल है अब आगे जो चेंजेस आ रहे हैं तो आपको सब कुछ नेट पे ही मिल जाएगा, तो शायद उसकी कॉपी की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं होगी, मतलब जो लाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स के जो 72 के जो अप्रूवल्स हैं, निश्चित रूप से ये तो एक समाज सेवा का भी कार्य है। तो जिन हॉस्पिटल्स में वाकई काम अच्छा हो रहा है और वो इसके काबिल है, निश्चित रूप से उनको जल्दी से जल्दी ये मिलना चाहिए ये अप्रूवल। साथ ही 192B के जो मामले हैं डिले कंडोनेशन की, जहां किसी कारण से रिटर्न फाइल होना रह गया, तो वहां पे एक विशेष पावर दी गई है। और अभी क्योंकि ये बहुत से मैटर इसमें सीबीडीटी में चले जाते थे और वहां पेंडिंग रहते थे, और क्योंकि उतने उच्चाधिकारियों को हम लोग भी रिमाइंडर भी नहीं दे सकते अपने उच्चाधिकारियों, लेकिन अभी हाल में ही कुछ दिन पहले ही सीबीडीटी ने खुद ने निर्णय लेके अपनी पावर को खुद नीचे दे दिया। और अब इसमें या तो प्रिंसिपल कमिश्नर और या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, जैसा कि छोटे मामलों को प्रिंसिपल कमिश्नर और जो थोड़े बड़े मामले हैं उसको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर उसका निस्तारण कर सकेंगे, उस पर निर्णय ले सकेंगे कि क्या कोई रीजनेबल कॉस्ट था, जेन्युइन रीजन था रिटर्न ना फाइल करने का। तो उसमें मैं यही चाहूंगा कि यहाँ तमाम प्रोफेशनल्स भी हैं, सीएस है, एडवोकेट्स है, तो आप उस रीजनेबल कॉस्ट को, जेन्युइननेस को जरूर ऐसा दर्शाएं। क्योंकि ऐसा हो सकता है आप सिंपली ये कहते हैं कि साहब हमें रह गया था, हमें रिफंड मिलना चाहिए और उसको लिख दें, तो उसमें वो पॉजिटिव निर्णय ना हो पाए, जबकि आप अपनी कारण उसमें बताएं कि ये रीजनेबल ग्राउंड था, ये जेन्युइन रीजन था कि जिसकी वजह से रिटर्न नहीं फाइल हो पाया। और जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, वो चीज कागज पे हमारे विभाग के पोर्टल पे आपकी एप्लीकेशन में आनी चाहिए। तो निश्चित रूप से निर्णय आपके हमारे उच्च अधिकारियों से, बोर्ड से, सिस्टम से कोई मुद्दा है, वहां पे उनको हम टेकअप कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को भेज सकते हैं, इसकी कॉपी भेज सकते हैं कि देखिए ये ऐसी समस्या हो रही। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि आपने ये डिटेल में दिया। साथ ही कुछ चीजें मैं चाहूंगा कि मैं भी आपके ध्यान में लाऊंगा। अभी देखिए 15 दिसंबर की तारीख आ रही है, जो हमारे 3rd इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स देने की तारीख है। तो आप लोग तो काफी भारी मात्रा में एडवांस टैक्स चुका ही रहे हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष एडवांस टैक्स और टीडीएस और आदि सब मिलाकर जो बिहार झारखंड का नेट कलेक्शन है वो 18,455 करोड़ रहा, जो कि एक काफी बड़ा कलेक्शन है। आप सबको साधुवाद। आप सभी साथियों ने, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे करदाता हैं, आप सबने ये सहयोग दिया राष्ट्र निर्माण में। तो निश्चित रूप से आप सबको बधाई, धन्यवाद। और इस बार जो टारगेट है बिहार झारखंड के लिए वो 20,060 करोड़ का है। तो यदि कि अब 20,000 से ऊपर उम्मीद की जा रही है कि बिहार झारखंड ये इसमें सहयोग दे सके।
अभी हम इसमें थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। जो लेटेस्ट डाटा है उसमें करीब 8,500 करोड़ का भुगतान आ चुका है, लेकिन अभी 2 बड़े इंस्टॉलमेंट आने वाले हैं, 15 दिसंबर का और 15 मार्च का। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से हम 20,000 करोड़ को पार ही नहीं कर लेंगे, उसको पूरा ही नहीं कर लेंगे, पार करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने देखा, जब आपको एनालाइज किया तो देखा कि बहुत से लोग जिनको कि एडवांस टैक्स देना चाहिए तो थोड़े छोटे अमाउंट। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त हमारे विभाग का मुखिया होता है, जो कि संरक्षक है सभी के लिए, आपके लिए भी, हमारे लिए। लिहाजा उन्होंने एक पेट्रन के रूप में उन्होंने आपकी बीच भी तपाई और आभार भी व्यक्त किया। लेकिन मेरे साथ मसला यह है, मैं डीजी इन्वेस्टिगेशन हूं, जो कि कुछ तथ्य हकीकत को भी बयान करता है, और वो कुछ जो हकीकत है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, मैं इसी बिहार की भूमि से आता हूं, जहां अर्थशास्त्र लिखा गया। आचार्य राजयोगा ने यही अर्थशास्त्र के सारे मापदंड को स्वीकार किया गया और दुनिया भर में उसका विस्तार किया गया। मुझे, चूंकि मैं बिहार से ही हूं, लिहाजा मैं अपनी पीड़ा आपको बयान कर सकता हूं कि जहां सारे अर्थशास्त्र के मापदंड का प्रारूप किया गया, वहां कर संग्रह में हमारा योगदान क्या है। सुनने में बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने पिछले साल 18,000 करोड़ से अधिक कर संग्रह किया और इस साल वो 20,000 है, शायद वो भी हम लोग पूरा कर रहे थे। लेकिन क्या ये काफी? हिंदुस्तान में कर संग्रह 22 लाख करोड़ है। 22 लाख करोड़ में बिहार और झारखंड का योगदान 18,000 करोड़, जो कि 1% से भी कम है। मैं ये सवाल आप तक, मैं इसका जवाब नहीं चाहता, मैं आज सवाल आप तक छोड़ना चाहता हूं, क्या ये स्थिति सामान्य है, ठीक है, मुझे खुश रहना चाहिए, या इससे आगे भी नहीं करना चाहिए? मैं जब यहां डीजीआई की इन्वेस्टिगेशन बन के आया, इसके पहले मैं चीफ कमिश्नर पुणे में था, जो महाराष्ट्र का एक संभाग है, ये पूरा राज्य नहीं था। वहां एक ही रेंज में उसका संग्रह 26,000 करोड़ था और पुणे का कर संग्रह 1,05,000 करोड़ था। तो चूंकि आप सब कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्रीज हो, आप इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हो, आपकी बात जो करदाता है वो बेहतर तरीके से समझ सकता है और सुन सकता है। शायद हमारे कहने का उतना असर ना हो, लिहाजा आपका भी एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि कोई कानून जो है किसी को भयभीत करने के लिए नहीं बनाया गया था। कानून बनता है उसका सम्मान करने के लिए, और समर्पण की भावना। आखिर एक करदाता जो है उसको इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो भारतवर्ष की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़े रूप में बताना चाहता हूं। सब आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ उसकी निशानदेही कर रहा हूं। आज जो वैश्विक स्थिति है वो क्या है? हर तरफ जंग के माहौल है, हमारे चारों तरफ हॉस्टाइल नेशंस है। चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश भी उठ खड़ा होगा। एक हॉस्टाइल नेशन से हम लोग घिरे पड़े, जहां हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बहुत आवश्यकता है।
हम यहाँ चैन की नींद क्यों सोते हैं? क्योंकि हमारे प्रहरी जो है वो हमारे बॉर्डर पर जो है हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि वो जो वहां -55 डिग्री पर खड़े हैं और +50 डिग्री पर भी खड़े हैं, उनको भी तो आवश्यकता है ना। कोई सरकार के पास कोई अपना कोई व्यवसाय तो नहीं, आपका यही कर जो आप दे रहे हैं वही संग्रहण जो है उसी के लिए तो उसी के जरिए तो हम वहां चाहे जो जितनी भी चीजें खरीदी जाती हैं। मुझे याद है जब कारगिल की जंग शुरू हुई थी तो उसमें हमारे जो फौज थी उसके पास उस टेम्परेचर के जूते तक नहीं थे। याद होगा आपको भी होगा। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि देश की रक्षा के लिए, देश की प्रगति के लिए हम हर चीज की बात सोचते हैं कि रोड बननी चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मुझे एक कथन याद है, बहुत पहले की बात, जब हम लोग एकेडमी में थे, JRD टाटा आए थे, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, और उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन दोनों में फर्क यह है कि टैक्स इवेजन जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस कानूनी है। इन्होंने कहा कि मैंने कभी भी टाटा ग्रुप ने टैक्स अवॉइडेंस में नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं टैक्स अवॉइड कर रहा हूं अगर वो टैक्स मैं दे दूं लीगली पॉसिबल है, लेकिन वो तो जा रहा है राष्ट्रीय प्रगति के लिए, तो वो हमारी आहुति है। तो ये जो एक भावना है, मैंने कहा ना कानून कराने के लिए नहीं है, अब तो दंड संहिता भी नहीं है, अब तो न्याय संहिता हो गया। तो जो इनकम टैक्स का एक्ट है वो आपके अपने लिए है। आप कर देंगे तो सुविधाएं आएंगी, सुविधाएं तो हमारे अपने लिए, लेकिन देश की सुरक्षा में तो देखिए आपका जो आउटलेस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो डिफेंस के प्रिपेयरनेस के लिए जाता है। आपका एक एक रुपया जो जा रहा है वो हमें वैश्विक गुरु की तरफ ले जाने के लिए कदम में आगे बढ़ा रहा है। सिर्फ सुन के अच्छा लगने की जरूरत नहीं है कि मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लूंगा और मैं विश्व गुरु बन जाऊंगा। हमारी क्या उसके लिए हमारा क्या योगदान है? तो हम अपने योगदान को समझें सबसे पहले, और जब हम कर देते हैं तो उस पर फख्र महसूस करें, गर्व करें, क्योंकि फिर हमें लगता है कि हम देश की प्रगति के लिए जो हम जितनी हमारी जितनी अपेक्षा हो, जितनी हम कर सकते हैं, 1 रुपया भी अहम होता है, बूंद से तालाब बनता है। लेकिन मेरा कहना यह कि जितना टैक्स बनता है वो समय पर दिया जाए। देखिए समय पर ही चीज अच्छी लगती है, अगर समय निकल गया उसके बाद दिया आपने उसका कोई मतलब नहीं। तो हर चीज समय पर खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, सार्थक होती है। लिहाजा जैसे हमारे प्रधान मुख्य आयुक्तों ने कहा कि साहब जिसका एडवांस टैक्स बनता है एडवांस टैक्स समय दे दो, जिसका सेल्फ असिस्टेड टैक्स देना है वो दे दो, तो लेकिन समय पर दीजिएगा तो वो सार्थक होगा, असमय दीजिएगा तो बाधक होगा। रही बात जो डिपार्टमेंट है, हमारे अग्रवाल साहब तो बहुत पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिपार्टमेंट में आमूलचूल परिवर्तन है, उसकी सोच में, उसके आउटरीच में बहुत परिवर्तन आया। मैं फिर चाणक्य की नीति बताता हूं। उन्होंने कहा था अपने अर्थशास्त्र में लिखा कि 8 लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का दर्द नहीं समझते। राजा, यमराज, वेश्या, छोटा बच्चा, चोर, अग्नि और कर संग्रहण अधिकारी। लेकिन ये देखिए हमारी अर्थशास्त्र यही लिखी है। उस समय भी जो कर अधिकारी होता था उसके बारे में कौटिल्य लगा था ये दूसरों का दर्द नहीं समझते। लेकिन अब माहौल बदला है,
न सिर्फ हम लोग आपका दर्द समझते हैं, बल्कि उसके निवारण और निवारण के लिए भी हम लोग कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब हम लोग ई निवारण और जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं सीपी ग्राम, उसकी हम लोग समीक्षा बैठक न करते हो कि भाई जो 15 दिन के अंदर हो गया क्यों नहीं हुआ, 15 से 60 दिन के अंदर में कौन सी पेंडेंसी है, 60 से, और अगर 180 दिन से समझिए कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो ये परिवर्तन आया। तो मैं एक बार यूएसए गया और वहां इंडियन इंटरनल रेवेन्यू सर्विस कहलाती है IRS, वहां जो यहाँ इंडियन रेवेन्यू सर्विस है वहां इंटरनल रेवेन्यू सर्विस डिपार्टमेंट को बोलते हैं। तो उसका जो हेडक्वार्टर था, तो जब आप अभी भी अगर जाए वहां, कि हर दुनिया में हर जगह ये कर अधिकारी जो होते हैं ना, वो वही जो दुख देने वाले होते हैं, मैं वो बता रहा हूं। लेकिन बदलाव आया है, मौजूदा माहौल जो है। तो अमेरिका जब आप उस IRS बिल्डिंग में जाते हैं तो एक कथन लिखा हुआ है, जैसे आप एंटर करते हैं वो कहते हैं, जैसे वो लिखा हुआ रहता है कि माइंड योर स्टेप, क्योंकि जब आदमी आता है तो उसका पैर कहीं पड़ रहा होता है, वो होता है क्योंकि हैरान परेशान होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। और जब आयकर अधिकारी से मिलकर लौट रहा होता है तो दूसरी तरफ लिखा होता है माइंड योर लैंग्वेज, क्योंकि वो गाली बकता हुआ आता है। तो अब वो सिनेरियो नहीं है। अब तो आपको डिपार्टमेंट में आने की जरूरत ही नहीं है। मैं CID अपील था दिल्ली में, और जब एक केस में कर रहा था, देखा कि एक CA साहब आए और उनके साथ 6-7 आदमी आ गए और सब अपना काला कोट पहने। तो हमने कहा कि भाई क्या इतना बड़ा केस है क्या ये, कि जिसमें 7-8 लोग आ गए। लेकिन नहीं साहब, ये सब नए लड़के सब, इन्होंने कभी देखा ही नहीं है कि हियरिंग होती कैसे है, तो आज मैं ले आया हूं इनको। तो आने की भी आवश्यकता नहीं है। तो विभाग की जो कार्यशैली है, कार्यविधि है, उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। हमें हर दिन जो एसएससी सेंट्रिक है, एसएससी को सामने कर धारक उसको सामने रख के नीतियां बनाई जा रही है। और आने वाले समय में इसमें और परिवर्तन होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा और परिवर्तन होगा। बट अंत में मेरा कहना यही है कि आपके जरिए हमारे सारे जो करदाता है उनको ये बताया जाए कि कर देना ये गर्व का विषय है, और एक एक पैसा जो आप कर के रूप में दे रहे हैं वो हमारी राष्ट्रीयता को दर्शाता है, हमारे राष्ट्र के उत्थान में वो पैसा खर्च होता है। और एक बार कर देते समय वो सोच लें कि जो हमारे प्रहरी जो हमारी सरहदों पर खड़े हैं, ये पैसा उनके लिए भी जा रहा है, उनके लिए जा रहा है। तो मुझे कोई लगता नहीं कोई भी फिर एक पैसा भी टैक्स बचाएगा, लेकिन इसका सूत्रपात होना चाहिए। और मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप हमारी बातों को अपने से जरूर पहुंचाएं। इंटरेक्शन मीटिंग था आयकर विभाग के साथ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों का, और इससे जुड़े हुए जितने व्यवसायी संगठन हैं वो सारे इसमें सम्मिलित थे, व्यवसायी सम्मिलित थे। और क्या होता है कि आपस में इंटरेक्शन मीटिंग होने से और खुशनुमा माहौल में बात होने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान, जो लगता है कि बहुत विकराल समस्या, वो कुछ नहीं होती है, उसका समाधान निकलता है। और विभाग के पदाधिकारीगण इस समस्या के समाधान के लिए एकदम तैयार है कि अब जो समस्या होगी उसका समाधान हम लोग करेंगे। इसी के लिए और हम लोग हमेशा रेगुलरली आयकर विभाग के साथ हमेशा जो नए पदाधिकारी आते हैं तो इस तरह की इंटरेक्शन मीटिंग होती है, और वैसे ही ये मीटिंग हुई है। देखा जा रहा है कि आपके नेतृत्व में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स तरह तरह की गतिविधियां चला रहा है व्यापारियों के हित के लिए। वो तो देखिए, जो भी यहाँ रहेंगे और जिनके जिम्मे किया गया है कि वो 1 साल इसकी देख रेख करें या सरकार के साथ सेतु का काम करें, तो जहाँ जो संभव होगा सारे लोग वही करते हैं और हम भी वही कर रहे हैं। और जो पुराने अध्यक्ष हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग करते, नहीं तो उतनी जितनी जानकारी हमारे पूर्व अध्यक्ष को है तो उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जो छोटे व्यापारी हैं
और उनको कई तरह की समस्या होती है, वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो व्यवसायियों की ही संस्था है, कांटेक्ट करने के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। हम लोग का हर दिन चैम्बर खुला हुआ है। जब जिनकी समस्या हो अपनी समस्या लेके आए। तो हम लोग का काम ही है कि हम लोग व्यवसायी और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं कि जो समस्या हो उसका समाधान करना हम लोग का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद।